Good morning, dear students. In the previous class, we have already started with the topic of the evolution, and another important thing that we discussed was about the fossils. Fossils which were obtained when any organism dies but it is not getting decomposed due to any of the conditions, maybe due to environmental conditions और maybe वहाँ पे ऐसे फंगस या बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहे जो उस ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करे, या तो फिर ऐसा होता है कि जो ओशियन बेड्स होते हैं वहां पे या सी बेड्स होते हैं वहां पे डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते और उसी की वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो वहां पे जाके दे आर बरीड ओवर देयर ओवर एंड ओवर सेवरल ईयर्स, सेवरल जनरेशंस। क्या होता है कि इन पे ये जो मड है दैट गेट्स डिपॉजिटेड, सॉइल गेट्स डिपॉजिटेड, it deposits at such a large extent that slowly there is formation of rocks over there, and over several years these rocks when they are removed and when they are being broken and observed, तो आपको उनके fossils इस rock के अंदर embedded मिलेंगे. That is the way how we are able to identify the characteristics of the organisms which existed in the past. Identifying the characteristics of organisms which are living at present is easy, but to identify the characteristics of the organisms which were existing in the past is a difficult task, and that can be done only through the study of the fossils. Moving on to the next topic, that is the evolution by stages. राइट, इवोल्यूशन जो है वो कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है कि आप हो और आपके बाद की जनरेशन मतलब इवोल्यूशन हो गया, चेंज हो गया. एक जनरेशन या दो जनरेशन में इवोल्यूशन को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज चेंजेस वेरी इजीली बिकॉज दीज चेंजेस इटसेल्फ आर वेरी स्लो इन नेचर. राइट, चेंजेस इन अ बैक्टीरिया इज गोइंग टू टेक अ स्मॉल टाइम, but the same changes to occur in higher organisms like human beings will take several thousands of years. Right? कोई बैक्टीरिया में अगर कोई चेंज या मॉडिफिकेशन आना है तो वो बहुत ही जल्दी आ सकता है, पर वही चेंज अगर कोई ह्यूमन में या तो कोई दूसरे बड़े एनिमल में आना है तो इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. राइट, क्यों? क्योंकि इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत ही लंबी होती है और ये इतनी जल्दी दूसरी जनरेशंस प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि बैक्टीरिया इट कैन रिप्रोड्यूस हार्डली इन 10-15 मिनट्स and therefore changes in them are but obvious as compared to in the higher organisms. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं about a very important characteristic कि पहले जो इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स थे जो पानी के अंदर मतलब सी या ओशियन में होते थे. राइट, जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में कई फाइलम्स पढ़े होंगे, पॉरीफेरा जैसे कि स्पॉन्जेस. ठीक है, स्पॉन्जेस जो होते हैं. उसके बाद आपने ऑर्गेनिजम्स जैसे कि जेलीफिश के बारे में पढ़ा होगा जो सिलेंट्रेटा में बिलोंग करता है. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास तो आइज जैसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं. एग्जाम्पल ले रहे हैं that they don't have any structure like eyes. ठीक है, तो आइज जैसा स्ट्रक्चर नहीं है तो उसके बाद क्या ऐसा हुआ होगा कि एकदम से ही आइज डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया. कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन जैसे कि आइज, क्या वो एक छोटे से डीएनए में वेरिएशन होने से हो गया होगा? राइट, हमारे पास तो बहुत ही वेल डेवलप्ड आइज है, पर मैं कह रही हूं कि स्पॉन्जेस जैसे ऑर्गेनिज्म थे, जेलीफिश जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, हाइड्रा जैसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें आइज जैसा कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है. पर उनके बाद जो एनिमल्स आए थे, राइट, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, तो इंसेक्ट्स में आइज हैं. तो क्या ऐसा हुआ होगा कि डीएनए में एक ही चेंज आने पर इनमें आइज बन गई और पहले आइज नहीं थी? तो ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेजेस भी हो, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ आई इज नॉट जस्ट वन स्टेप चेंज इन डीएनए. Instead, eye formation might involve certain intermediate stages, जिसे हम rudimentary eyes कह सकते हैं. rudimentary मतलब ऐसी प्रेजेंट है पर फंक्शनल नहीं है. ठीक है, आइज तो डेवलप हुई थी पर वो फंक्शनल हुई नहीं थी. ऐसा कई ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि ऑक्टोपस है, कई वर्टिब्रेट्स हैं. राइट, उनमें आइज जो होती हैं वो विंग्स की तरह मतलब
आई स्पॉट प्रेजेंट होता है पर प्रॉपरली फंक्शनल आईज होती नहीं है। एंड स्लोली द ऑर्गेनिजम्स केम विथ वेल डेवलप्ड प्रॉपर आईज। तो यहाँ पे यही चीज को समझना है कि इवोल्यूशन बाय स्टेजेस मतलब क्या। इफ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन लाइक एन आई आर सिलेक्टेड एज एन एडवांटेज दे प्रोवाइड, हाउ कैन दे बी जनरेटेड बाय अ सिंगल डीएनए चेंज, राइट। अगर हम मानते हैं कि आईज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और आने वाली हर एक जनरेशन में आईज है ही, ठीक है, तो ऐसी आई का जो डेवलपमेंट है, जो एडवांटेजेस है, राइट, ऑर्गेनिजम्स के लिए एडवांटेज है टू हैव द आईज, तो ऐसा एडवांटेजेस कैरेक्टर जनरेट कैसे हुआ होगा? क्या वो एक सिंगल डीएनए में बदलाव आने से आईज डेवलप हो गई होगी ऑर्गेनिजम्स में? क्योंकि लोअर ऑर्गेनिजम्स के पास तो आईज है ही नहीं, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि उनमें आईज डेवलप हो गई, राइट। तो इन दिस केस, ऐसे केसेस में क्या होता है, बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस होते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास आईज नहीं है, इंस्टेड दे हैव प्रेजेंस ऑफ आई लाइक विंग्स, जिसे कहा जाता है आई स्पॉट। आई स्पॉट मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सामने वाले को देख के ऐसे लगेगा कि आईज है, पर एक्चुअली वो आईज डेवलप्ड होती नहीं है और वो फंक्शनल नहीं है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, रूडिमेंटरी कहा गया है। तो ऐसे रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर्स पहले डेवलप हुए होंगे और उनके बाद प्रॉपर आईज डेवलपमेंट हुआ होगा। So eyes like wings are popular adaptation found in insect, octopus and even some of the vertebrates. तो ये क्या समझाता है? It explains the separate evolutionary origin, मतलब इनका ओरिजिन अलग होगा, राइट। अगर ओरिजिन सेम होता तो सब में आईज होती ही, राइट। ओरिजिन अलग है इसीलिए इनके पास आईज जो है वो रूडिमेंट्री है और लेस डेवलप्ड तरह की आईज है। Another important example is change useful for one property can become useful for a different function. मतलब कोई एक कैरेक्टर चेंज हुआ है तो शायद वही चेंज कोई दूसरे फंक्शन में भी बेनिफिशियल हो जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो बर्ड्स होते हैं उनके पास होते हैं फेदर्स जैसे विंग्स, राइट। विंग्स जो होते हैं वो फेदर्स वाले होते हैं और इससे क्या होता है कि दे कैन बी प्रोटेक्टेड इन द कोल्ड वेदर। बट दूसरा एडवांटेज क्या है कि विंग्स की ही मदद से दे हैव एन एबिलिटी टू फ्लाई। मतलब एक प्रॉपर्टी थी जो बहुत ही यूजफुल थी, क्या? बॉडी को इंसुलेट करना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, राइट। पर इसके साथ साथ और कौन सी प्रॉपर्टी बेनिफिट में आ गई? दैट दे हैव एन एबिलिटी टू फ्लाई, ठीक है। ऐसे डायनासोर्स भी हैं जिनके पास विंग्स हैं पर वो उड़ नहीं सकते। देयर आर डायनासोर्स विथ विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई। सो वी कैन से दैट birds are very closely related to reptiles because डायनासोर जो है वो रेप्टाइल में बिलोंग करता है। तो डायनासोर के पास भी विंग्स थे, ठीक है, पर वो उड़ नहीं पाता। और रेप्टाइल्स में से ही इवॉल्व क्या हुए हैं? बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि पहले विंग्स थे जो सिर्फ बॉडी को इंसुलेट करते थे, पर फिर जो विंग्स डेवलप हुए दे वेर अलोंग विथ इंसुलेशन, बॉडी को कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये विंग्स फ्लाइट में भी, उड़ने में भी मदद करते हैं। तो बर्ड्स कैन बी वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स, इसीलिए बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। The third thing is that sometimes it happens that dissimilar looking structures can also have a common ancestry. जरूरी नहीं है कि common ancestor मतलब उनके offsprings एकदम ही सेम। कई बार dissimilar looking structures हो सकते हैं पर उनके ancestors क्या होते हैं? कॉमन हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक प्लांट का, दैट इज द वाइल्ड कैबेज। वाइल्ड कैबेज का कल्टीवेशन जो है वो हमारी कंट्री में मोर देन 2000 ईयर्स से हो रहा है और यही वाइल्ड कैबेज में से आर्टिफिशियल सिलेक्शन से अलग अलग तरह के वेजिटेबल
वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो एक जो वाइल्ड कैबेज है उनमें अलग अलग तरह से ब्रीडिंग करवाने से हमें बहुत सी वैरायटीज मिल सकती है। जैसे कि अगर लीव्स के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस रखा जाए और फिर उन्हें ग्रो किया जाए तो ऐसे प्लांट्स बनेंगे कैबेज जो हम डेली फूड में खाते हैं। तो वाइल्ड कैबेज में से ही कैबेज बनता है। अगर वाइल्ड कैबेज के फ्लावर्स का ग्रोथ स्टॉप कर दिया जाए तो दूसरा प्लांट बन जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रोकोली, राइट। तो ब्रोकोली जो है वो भी किसका मॉडिफिकेशन है, वाइल्ड कैबेज का। थर्ड थिंग ये है कि अगर स्टराइल फ्लावर्स मतलब ऐसे फ्लावर्स जो रिप्रोड्यूस ना कर पाए उन्हें कंसिडर किया जाए तो बनता है कॉलीफ्लावर, ठीक है। वैसे ही अगर लीव्स बहुत ही ज्यादा बड़े हों, राइट, लार्ज साइज लीव्स को ग्रो किया जाए तो बनता है केल। मतलब कहने का मतलब ये है कि वाइल्ड कैबेज एक ऐसी वैरायटी है जिसमें अलग अलग तरह से सिलेक्शन करने पर आपको केल, कैबेज, कोलरबी, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर ऐसे अलग अलग वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, राइट। तो एंसेस्टर कॉमन है पर क्या ये सारे सिमिलर दिखते हैं? नहीं। कैबेज इज लुकिंग डिफरेंट देन ब्रोकोली। ब्रोकोली शायद आप सबने देखा ही होगा, इट इज वेरी डिफरेंट देन कॉलीफ्लावर, वेरी डिफरेंट देन केल। तो है सब अलग अलग पर सबकी एंसेस्टर ही कॉमन है, क्या है? वाइल्ड कैबेज। So here is such an example that evolution occurs by stages. पहले देखिए रूडिमेंट्री आई डेवलप हुई, फिर वेल डेवलप्ड आईज डेवलप हुई, फिर कोई फंक्शन विंग्स का है वो फ्लाई करने का नहीं है, लेटर ऑन विंग्स का फ्लाई करने का भी फंक्शन है। एक ही प्लांट है पर उसमें से अलग अलग तरह के प्लांट्स बन सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि इवोल्यूशन इज नॉट जस्ट वन स्टेप प्रोसेस, इवोल्यूशन टेक्स प्लेस बाय स्टेजेस। इन सब का मीनिंग ये है कि डीएनए में चेंज होने पर इवोल्यूशन फिक्स है, राइट। चेंजेस जो है, वेरिएशंस हैं वो फिक्स हो जाते हैं, पर वो कब हो सकते हैं? ओनली व्हेन देयर इज स्लाइट वेरिएशंस इन द डीएनए। सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ इवोल्यूशन बाय स्टेजेस।